जिसे विशेष रूप से कक्षा बीए के छात्रों के परीक्षा रिवीजन के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, ये रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी है। आज के हमारे सत्र का विषय है संवाद कौशल यानी संचार कौशल। जी। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, संवाद या संचार एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए केवल सुनना, ऑप्शन बी केवल बोलना, ऑप्शन सी जानकारी साझा करना या ऑप्शन डी केवल सीखना। तो यहाँ संवाद की जो बुनियादी परिभाषा और प्रक्रिया का अर्थ है उसे स्पष्ट करें। देखिए, विकल्पों का अगर विश्लेषण करें तो संवाद कभी भी एक तरफा नहीं होता। राइट। मतलब ये केवल सुनना या केवल बोलना नहीं है, बल्कि ये द्विपक्षीय रूप से जानकारी साझा करने की प्रक्रिया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, मौखिक संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन करना, ऑप्शन बी विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करना, ऑप्शन सी भावनाओं को छिपाना या ऑप्शन डी शोर उत्पन्न करना। मौखिक संवाद यानी वर्बल कम्युनिकेशन के प्राथमिक लक्ष्य पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, तो यद्यपि संवाद से मनोरंजन हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन इसका जो मूल शैक्षणिक और व्यावहारिक उद्देश्य है वो विचारों का आदान प्रदान ही है। छिपाना और शोर तो नकारात्मक विकल्प है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, संवाद में शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का क्या कार्य है? ऑप्शन ए मौखिक संदेश को बदलने के लिए, ऑप्शन बी मौखिक संदेश का समर्थन करने या विरोध करने के लिए, ऑप्शन सी संचार को रोकने के लिए या ऑप्शन डी केवल ध्यान भटकाने के लिए। ये दिलचस्प है। तो एक गैर मौखिक तत्व के रूप में शारीरिक भाषा की क्या भूमिका होती है? देखिए, शारीरिक भाषा जो है वो बोले गए शब्दों को या तो बल देती है, यानी समर्थन करती है। हाँ, समर्थन करती है, या कभी-कभी विपरीत अर्थ भी देती है, यानी विरोध करती है। ये संचार को रोकती या भटकाती नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, दैनिक जीवन में संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन करना, ऑप्शन बी भावनाओं को व्यक्त करना, ऑप्शन सी जानकारी देना या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट। दैनिक जीवन में संचार के जो विविध उपयोग हैं उन्हें थोड़ा रेखांकित करें। तो देखिए, हम रोजमर्रा के जीवन में मनोरंजन, भावना अभिव्यक्ति और सूचना देना, ये तीनों ही कार्य करते हैं। बिल्कुल, एकदम सही। इसलिए उपर्युक्त सभी सही होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, संवाद में एन्कोडिंग की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संदेश प्राप्त करना, ऑप्शन बी विचारों को व्यवस्थित करना और संदेश में बदलना, ऑप्शन सी शोर पैदा करना या ऑप्शन डी संदेश को अनदेखा करना। तो संचार मॉडल में इस एन्कोडिंग शब्द का संक्षिप्त अर्थ क्या है? दरअसल एन्कोडिंग जो है वो प्रेषक का काम है। सेंडर का, राइट? हाँ, सेंडर अपने दिमाग के विचारों को शब्दों या संकेतों में ढालता है, जिसे संदेश कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, संवाद में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संदेश भेजने वाला, ऑप्शन बी प्रारंभिक संदेश, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता का संदेश पर प्रतिक्रिया देना या ऑप्शन डी संचार को रोक देना। संचार चक्र को पूरा करने वाले तत्व फीडबैक को परिभाषित करें। देखिए, फीडबैक हमेशा प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर की ओर से आता है, राइट, जो प्रेषक को बताता है कि संदेश समझ लिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, संवाद में शोर यानी नॉइज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक प्रकार की प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी संदेश की स्पष्टता को प्रभावित करने वाली रुकावट, ऑप्शन सी संचार का माध्यम या ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता का ध्यान। तो संचार में बाधा उत्पन्न करने वाले इस शोर के कॉन्सेप्ट को बताएं। शोर केवल तेज आवाज नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसी रुकावट है जो संदेश को अस्पष्ट करती है। बिल्कुल, हाँ, ये मानसिक भी हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संवाद का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए फोन पर बात करना, ऑप्शन बी पत्र भेजना, ऑप्शन सी सहमति में सिर हिलाना या ऑप्शन डी आमने सामने बातचीत। राइट। मौखिक संवाद यानी शब्दों के प्रयोग की पहचान करने को कहें तो क्या तर्क होगा? तर्क ये है कि फोन, पत्र और बातचीत में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यानी वे मौखिक हैं। बिल्कुल।
लेकिन सहमति में सिर हिलाना पूरी तरह से गैर मौखिक शारीरिक भाषा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल संवाद का रूप है? ऑप्शन ए लिखित पत्र, ऑप्शन बी चेहरे की अभिव्यक्तियां, ऑप्शन सी फोन कॉल या ऑप्शन डी ईमेल। बिना शब्दों वाले संवाद का अर्थ बताएं। देखिए, पत्र, फोन और ईमेल में शब्दों का इस्तेमाल होता है, राइट। जबकि चेहरे के भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस बिना शब्दों के संदेश देते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, दैनिक जीवन में जटिल जानकारी व्यक्त करने के लिए कौन सा संवाद माध्यम अच्छा है? ऑप्शन ए टेक्सटिंग, ऑप्शन बी सोशल मीडिया, ऑप्शन सी आमने सामने की बातचीत या ऑप्शन डी संकेत और प्रतीक। तो कठिन या जटिल बातों को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम पर चर्चा करें। टेक्स्ट या संकेतों से गलतफहमी हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए जटिल बातों के लिए आमने सामने होना सबसे स्पष्ट होता है। हाँ। क्योंकि इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है। हाँ। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अतुल्यकालिक यानी एसिंक्रोनस संवाद का उदाहरण है? ऑप्शन ए फोन कॉल, ऑप्शन बी लाइव चैट, ऑप्शन सी वीडियो सम्मेलन या ऑप्शन डी ईमेल। राइट। इस अतुल्यकालिक शब्द का, जिसमें सेंडर और रिसीवर एक ही समय पर मौजूद न हो, अर्थ बताएं। देखिए, फोन, लाइव चैट और वीडियो कॉल में तुरंत बातचीत होती है, जिसे सिंक्रोनस कहते हैं। हाँ। जबकि ईमेल को अपनी सुविधानुसार बाद में पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संवाद का लक्षण है? ऑप्शन ए शब्दों के जाल का उपयोग, ऑप्शन बी अस्पष्ट होना, ऑप्शन सी संदेश की स्पष्टता या ऑप्शन डी ध्यान भटकाना। अच्छे और प्रभावी संवाद की पहचान बताएं। विकल्पों को देखकर ही स्पष्ट है कि अस्पष्टता और शब्दों का जाल संवाद को खराब करते हैं। बिल्कुल। स्पष्टता ही प्रभावी संवाद की असली निशानी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, संचार प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए संदेश को एनकोड करना, ऑप्शन बी संदेश को डीकोड करना, ऑप्शन सी संचार चैनल का चयन या ऑप्शन डी संदेश बनाना। तो संचार के शुरू होने के सबसे पहले चरण पर बात करें। तर्क यह है कि चैनल चुनने या एनकोड करने से भी पहले प्रेषक के दिमाग में एक विचार या संदेश बनाना आवश्यक है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, डिजिटल संचार का मुख्य नुकसान क्या है? ऑप्शन ए ये बहुत तेज होता है, ऑप्शन बी इसमें भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी होती है, ऑप्शन सी ये सस्ता होता है या ऑप्शन डी ये स्पष्ट होता है। डिजिटल माध्यमों की एक प्रमुख सीमा यानी लिमिटेशन को स्पष्ट करें। विश्लेषण करें तो तेज और सस्ता होना इसके फायदे हैं। बिल्कुल। लेकिन टेक्स्ट या डिजिटल माध्यमों में इंसान की सच्ची भावनाओं जैसे टोन या चेहरे के भाव की कमी रह जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, अंतरव्यक्तिगत यानी इंटरपर्सनल संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आम जनता को सूचित करना, ऑप्शन बी बहुसंख्यक श्रोताओं के सामने जानकारी प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी रिश्तों को बनाना और अनुभवों को साझा करना, या ऑप्शन डी खुद से बात करना। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले इस इंटरपर्सनल संचार का अर्थ बताएं। देखिए, आम जनता के लिए मास कम्युनिकेशन होता है, खुद से बात करना इंट्रापर्सनल है। राइट। जबकि रिश्तों और अनुभवों को साझा करना इंटरपर्सनल का मुख्य लक्ष्य है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक यानी फॉर्मल संचार चैनल का उदाहरण है? ऑप्शन ए अनौपचारिक वार्तालाप, ऑप्शन बी स्टाफ बैठक, ऑप्शन सी टेक्स्ट संदेश या ऑप्शन डी गपशप। राइट। कार्यस्थल पर होने वाले औपचारिक संचार को परिभाषित करें। गपशप और अनौपचारिक वार्तालाप तो इनफॉर्मल है। बिल्कुल। जबकि स्टाफ बैठक नियमों और एजेंडे के तहत होती है, इसलिए यह औपचारिक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है, संवाद में आवाज की टोन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए यह केवल शोर है, ऑप्शन बी यह लिखित संचार का हिस्सा है,
ऑप्शन सी, यह भावना को व्यक्त करता है, या ऑप्शन डी, इसका कोई अर्थ नहीं है। बोलते समय आवाज के उतार चढ़ाव या टोन के महत्व को बताएं। देखिए, टोन शोर या लिखित रूप नहीं है, यह सीधे तौर पर वक्ता की भावनाओं, जैसे गुस्सा या खुशी, हाँ, इन्हें व्यक्त करती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है, संवाद में संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, संदेश के चारों ओर का वातावरण और स्थिति। ऑप्शन बी, केवल बोले गए शब्द। ऑप्शन सी, संदेश प्राप्त करने वाला, या ऑप्शन डी, एनकोडिंग की प्रक्रिया। तो संवाद में कॉन्टेक्स्ट की भूमिका स्पष्ट करें। शब्द किस माहौल या स्थिति में बोले गए हैं वही संदर्भ कहलाता है, राइट। जो संदेश का सही अर्थ तय करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है, संवाद प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, प्राप्तकर्ता। ऑप्शन बी, डिकोडर। ऑप्शन सी, एनकोडर या प्रेषक, या ऑप्शन डी, चैनल। संदेश की शुरुआत करने वाले व्यक्ति की तकनीकी पहचान पूछें तो क्या कहेंगे? बहुत ही स्पष्ट रूप से प्राप्तकर्ता संदेश लेता है, बिल्कुल। जबकि भेजने वाला प्रेषक या एनकोडर कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि सबसे कम व्यक्तिगत है? ऑप्शन ए, आमने सामने की बातचीत। ऑप्शन बी, टेलीफोन। ऑप्शन सी, हस्तलिखित पत्र, या ऑप्शन डी, ईमेल। तो उस माध्यम की पहचान करें जिसमें व्यक्तिगत जुड़ाव यानी पर्सनल टच सबसे कम हो। देखिए, आमने सामने फोन और हाथ से लिखे पत्र में व्यक्तिगत भावनाएं अधिक होती हैं, राइट। जबकि टाइप किया हुआ ईमेल सबसे अधिक औपचारिक और कम व्यक्तिगत होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संवाद का उदाहरण है? ऑप्शन ए, टेक्सिंग। ऑप्शन बी, सार्वजनिक भाषण। ऑप्शन सी, आमने सामने की बातचीत, या ऑप्शन डी, ईमेल। लिखित रूप में दिए जाने वाले संवाद की पहचान करें। भाषण और बातचीत तो मौखिक है, टेक्सिंग भी लिखित है, लेकिन हाँ, दिए गए सटीक विकल्पों और स्रोत के अनुसार ईमेल स्पष्ट रूप से लिखित संवाद का मानक उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है, संवाद मॉडल में प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, संदेश को एनकोड करना। ऑप्शन बी, संदेश भेजना। ऑप्शन सी, संदेश की डिकोडिंग करना, या ऑप्शन डी, शोर उत्पन्न करना। संचार चक्र में रिसीवर की भूमिका को स्पष्ट करें। रिसीवर का मुख्य काम प्रेषक के संदेश को प्राप्त करके उसे समझना है, बिल्कुल, जिसे तकनीकी भाषा में डिकोडिंग कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, सक्रिय सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, जब कोई और बोल रहा हो तब बोलना। ऑप्शन बी, वक्ता पर ध्यान केंद्रित करना और उनके संदेश का उत्तर देना। ऑप्शन सी, बिना प्रतिक्रिया के निष्क्रिय रूप से सुनना, या ऑप्शन डी, मल्टीटास्किंग करते हुए सुनना। राइट। सुनने की गुणवत्ता, एक्टिव लिसनिंग का अर्थ बताएं। देखिए, मल्टीटास्किंग या निष्क्रिय ना सक्रिय सुनना नहीं है जी। वक्ता पर पूरा ध्यान देना और उचित प्रतिक्रिया देना ही सक्रिय सुनना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है, मौखिक प्रतिक्रिया का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए, सहमति में सिर हिलाना। ऑप्शन बी, मुस्कुराना। ऑप्शन सी, मैं समझता हूं कहना, या ऑप्शन डी, आंख से संपर्क करना। तो प्रतिक्रिया के मौखिक रूप को पहचानने के लिए क्या तर्क होगा? सिर हिलाना, मुस्कुराना और आई कांटेक्ट गैर मौखिक है। बिल्कुल। शब्दों का प्रयोग करके मैं समझता हूं कहना ही मौखिक प्रतिक्रिया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवाद में रुकावट का कारण नहीं है? ऑप्शन ए, रुचि में कमी। ऑप्शन बी, स्पष्ट अभिव्यक्ति की कमी। ऑप्शन सी, सक्रिय सुनना, या ऑप्शन डी, पर्यावरण में शोर। संवाद की बाधाओं यानी बैरियर्स को छांटने को कहें तो? शोर, अस्पष्टता और रुचि की कमी तो संवाद को रोकते हैं। राइट। सक्रिय सुनना कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक अच्छी संचार आदत है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है, लिखित संवाद का मुख्य नुकसान क्या है? ऑप्शन ए, यह स्थायी होता है। ऑप्शन बी, इसमें व्यक्तिगत मेलजोल नहीं होता। ऑप्शन सी, यह प्रमाण के रूप में कार्य करता है, या ऑप्शन डी, यह बहुत तेज है। लिखित संचार की कमियों पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए, स्थायी होना और प्रमाण होना, इसके फायदे हैं। बिल्कुल। इसका मुख्य नुकसान ये है कि
इसमें आमने सामने जैसा व्यक्तिगत मेलजोल नहीं होता। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है, समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए आक्रामकता, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन सी अज्ञानता या ऑप्शन डी भावात्मक स्थिरता। राइट। ग्रुप डिस्कशन में एक अच्छे प्रतिभागी के गुण बताएं। आक्रामकता, शत्रुता और अज्ञानता पूरी तरह से नकारात्मक है। एकदम सही। चर्चा में शांत और भावात्मक रूप से स्थिर रहना सबसे महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं? ऑप्शन ए आमने सामने, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी टेलीफोनिक या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इंटरव्यू के विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध करने को कहें। आज के समय में साक्षात्कार आमने सामने, टेलीफोन पर हाँ, और व्यवहारिक तीनों रूपों में होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है, त्वरित निर्णय लेने हेतु किस प्रकार का संवाद सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी आमने सामने का वार्तालाप या ऑप्शन डी फैक्स। तो जब तुरंत फैसला लेना हो तो सबसे तेज संचार माध्यम के बारे में पूछें। ईमेल, पत्र और फैक्स में तो जवाब आने में समय लग सकता है। बिल्कुल। तुरंत फैसले के लिए आमने सामने का वार्तालाप भी सबसे तेज और सीधा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है, समाचार पत्र की रिपोर्ट का भाग क्या है? ऑप्शन ए एक शीर्षक, ऑप्शन बी बायलाइन, ऑप्शन सी शरीर या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। लिखित रिपोर्टिंग संरचना के प्रमुख अंगों को बताएं। किसी भी न्यूज रिपोर्ट में हेडलाइन, लेखक का नाम यानी बायलाइन, राइट। और मुख्य कंटेंट यानी शरीर तीनों शामिल होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, आपको निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी इंटरनेट पर कभी नहीं देनी चाहिए? ऑप्शन ए अपना नाम, ऑप्शन बी अपना पता, ऑप्शन सी अपनी उम्र या ऑप्शन डी अपनी राष्ट्रीयता। राइट। साइबर सुरक्षा और डिजिटल संचार शिष्टाचार से जुड़ा ये प्रश्न कैसे विश्लेषित करेंगे? विकल्पों को सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हाँ, इंटरनेट पर अपना व्यक्तिगत और सटीक पता साझा करना सबसे अधिक जोखिम भरा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है, मौखिक एवं गैर मौखिक संचार में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए मौखिक संचार शब्दों का उपयोग करता है जबकि गैर मौखिक शब्दों का उपयोग नहीं करता। ऑप्शन बी गैर मौखिक संचार शब्दों का उपयोग करता है। ऑप्शन सी दोनों में कोई अंतर नहीं है या ऑप्शन डी मौखिक संचार केवल लिखित होता है। संचार के इन दो प्रमुख प्रकारों के बीच सबसे बुनियादी अंतर स्पष्ट करें। सीधा और तथ्यात्मक तर्क है कि शब्दों का इस्तेमाल मौखिक है। बिल्कुल। और बिना शब्दों जैसे इशारों या भावों का इस्तेमाल गैर मौखिक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है, एक छात्र तेजी से पढ़ रहा है और मैनुअल में विशेष जानकारी की तलाश कर रहा है। इस रीडिंग स्किल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्किमिंग, ऑप्शन बी स्कैनिंग, ऑप्शन सी क्लोज रीडिंग या ऑप्शन डी विस्तृत पठन। पठन कौशल की इस विशिष्ट तकनीक को परिभाषित करें। देखिए, जब हम किसी विशेष जानकारी को ढूंढने के लिए तेजी से नजर दौड़ाते हैं, राइट, तो उसे स्कैनिंग कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन कम्युनिकेयर या ऑप्शन डी संस्कृत। इस कम्युनिकेशन शब्द के ऐतिहासिक मूल के बारे में पूछें। तथ्यात्मक रूप से पुष्टि करें तो ये शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से लिया गया है। बिल्कुल। जिसका अर्थ साझा करना होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है, पारस्परिक यानी इंटरपर्सनल संचार का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए तर्क देना, ऑप्शन बी संबंध का निर्माण करना, ऑप्शन सी आराम प्रदान करना या ऑप्शन डी विवाद करना। राइट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करें। दो लोगों के बीच आपसी बातचीत का मुख्य और सकारात्मक लक्ष्य संबंधों का निर्माण करना होता है। हाँ, बिल्कुल। विवाद या तर्क करना नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है, संचार में शोर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी क्लाउड शैनन और वॉरेन वीवर, ऑप्शन सी जॉर्ज गबर
या ऑप्शन डी आशुगर। हम्म संचार मॉडल के इस महत्वपूर्ण सिद्धांतकार का नाम पूछें। स्रोत के तथ्यों के आधार पर सीधे बताएं तो शैनन और वीवर के गणितीय मॉडल में ही Right. सबसे पहले शोर का कॉन्सेप्ट आया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है, संचार एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन ए एक बार की, ऑप्शन बी रुक रुक कर चलने वाली, ऑप्शन सी सतत यानी कंटिन्यूअस, या ऑप्शन डी अनावश्यक। संचार की प्रकृति को स्पष्ट करें। देखिए, संचार कभी रुकता नहीं है। इंसान हर पल कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, बिल्कुल। इसलिए यह एक सतत या कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है, नेटिकेट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नेटवर्क तकनीक, ऑप्शन बी इंटरनेट शिष्टाचार, ऑप्शन सी कंप्यूटर की भाषा, या ऑप्शन डी इंटरनेट वायरस। राइट। डिजिटल शब्दावली नेटिकेट का अर्थ पूछें। ये शब्द इंटरनेट और एटिकेट से मिलकर बना है, हाँ, जिसका सीधा अर्थ है ऑनलाइन व्यवहार करने का सही तरीका या इंटरनेट शिष्टाचार। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है, बिना तैयारी के दिया गया भाषण कहलाता है। ऑप्शन ए अचिंतित या तत्कालीन भाषण, ऑप्शन बी लिखित भाषण, ऑप्शन सी समूह चर्चा, या ऑप्शन डी मोनोलॉग। सार्वजनिक भाषण की इस एक शैली को परिभाषित करें। जब किसी को उसी समय विषय देकर बोलने को कहा जाता है, हाँ, बिना पूर्व तैयारी के। हाँ, तो उसे अचिंतित या एक्सटेम्पोर कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है, पैराफ्रेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मूल पाठ का हूबहू नकल करना, ऑप्शन बी मूल पाठ को संक्षेप करना, ऑप्शन सी पाठ का विषय बदलना, या ऑप्शन डी मूल विचारों को अपने शब्दों में पुनः व्यक्त करना। लेखन कौशल में पैराफ्रेजिंग का सही अर्थ स्पष्ट करें। तर्क ये है कि ये नकल करना या केवल छोटा करना नहीं है, राइट, बल्कि किसी अन्य के मूल विचार को अपने शब्दों में फिर से लिखना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है, एक अच्छा संक्षेपण यानी समरी पाठ के किन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और अनावश्यक विवरणों को छोड़ देता है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी मुख्य बिंदु, ऑप्शन सी अप्रासंगिक विवरण, या ऑप्शन डी शब्दावली। समरी लिखते समय किन बातों को शामिल किया जाता है, ये बताएं। संक्षेपण का मुख्य लक्ष्य कहानी के केवल मुख्य बिंदुओं को पकड़ना होता है। बिल्कुल, की पॉइंट्स। हाँ, अनावश्यक विवरण हटा दिए जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है, पाठ पढ़ते वक्त स्किमिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हर विवरण को समझना, ऑप्शन बी मुख्य विचार को जल्दी समझना, ऑप्शन सी पाठ को याद करना, या ऑप्शन डी हर वाक्य का विश्लेषण करना। स्कैनिंग से अलग स्किमिंग कौशल के मुख्य लक्ष्य को स्पष्ट करें। स्किमिंग में हम हर लाइन नहीं पढ़ते, राइट, बल्कि पूरे पाठ का मुख्य विचार या सार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न है, कार्यस्थल परीक्षण में कुशल संवाद से क्या बढ़ता है? ऑप्शन ए भ्रम, ऑप्शन बी गलतफहमी, ऑप्शन सी उत्पादकता, या ऑप्शन डी संघर्ष। राइट। ऑफिस या कार्यस्थल पर अच्छे संचार के फायदे पूछें। तार्किक विश्लेषण यह है कि भ्रम, गलतफहमी और संघर्ष तो संचार की कमी से होते हैं। बिल्कुल। अच्छे संचार से हमेशा काम की उत्पादकता बढ़ती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न है, वाचन कौशल यानी स्पीकिंग स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी विचार व्यक्त करना, ऑप्शन सी केवल लिखना, या ऑप्शन डी इशारे करना। बोलने के कौशल का प्राथमिक काम स्पष्ट करें। सीधा जवाब है कि वाचन का सीधा संबंध अपने विचारों को व्यक्त करने से होता है। एकदम सही। हाँ। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी केवल श्रव्य, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य साधन, या ऑप्शन डी गैर मौखिक। प्रस्तुतिकरण में उपयोग होने वाले इन उपकरणों को वर्गीकृत करें। देखिए, पीपीटी और चार्ट्स दृश्य हैं, जबकि वीडियो में आवाज और चित्र दोनों होते हैं। राइट। इसलिए इस समूह को श्रव्य दृश्य साधन माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है,
जनसमूह संबोधन यानी पब्लिक स्पीकिंग में सबसे अधिक आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी क्रोध या ऑप्शन डी मौन। राइट। एक अच्छे वक्ता के सबसे बड़े गुण के बारे में पूछें। भीड़ के सामने बोलने के लिए डर, क्रोध या मौन काम नहीं आते। बिल्कुल। इसके लिए सबसे जरूरी चीज आत्मविश्वास है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न है, सूक्ष्म पठन यानी क्लोज रीडिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जल्दी जल्दी पढ़ना, ऑप्शन बी बिना समझे पढ़ना, ऑप्शन सी गहराई से पढ़ना या ऑप्शन डी केवल शीर्षक पढ़ना। क्लोज रीडिंग तकनीक का अर्थ बताएं। इसमें जल्दी पढ़ना या बिना समझे पढ़ना शामिल नहीं है। राइट। सूक्ष्म का अर्थ ही है हर शब्द और अर्थ को गहराई से पढ़ना। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न है, नोट निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लंबे वाक्यों का, ऑप्शन बी मुख्य शब्दों का, ऑप्शन सी पूरी कहानी का या ऑप्शन डी अनावश्यक बातों का। परीक्षा के लिए अच्छे नोट्स बनाने का सही तरीका पूछें। स्पष्ट है कि नोट्स में लंबे वाक्य या पूरी कहानी नहीं लिखी जाती, बिल्कुल, बल्कि जानकारी को याद रखने के लिए केवल मुख्य शब्दों यानी कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न है, एकालाप यानी मोनोलॉग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दो लोगों की बातचीत, ऑप्शन बी समूह में चर्चा, ऑप्शन सी अकेले बात करना या एक व्यक्ति द्वारा दिया गया लंबा भाषण, या ऑप्शन डी लिखित संवाद। राइट। संवाद के इस एक तरफा रूप मोनोलॉग को परिभाषित करें। देखिए, दो लोगों की बातचीत डायलॉग है, जबकि एकालाप का अर्थ है जब केवल एक व्यक्ति लंबा भाषण दे रहा हो या अकेले बात कर रहा हो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। और अब अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न है, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए दोस्त को, ऑप्शन बी रिश्तेदार को, ऑप्शन सी माता पिता को या ऑप्शन डी किसी कार्यालय या अधिकारी को। तो पत्र लेखन के इस औपचारिक प्रकार के उपयोग को स्पष्ट करें। विश्लेषण करें तो दोस्त, रिश्तेदार और माता पिता को अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। बिल्कुल इनफॉर्मल। हाँ, औपचारिक पत्र हमेशा किसी कार्यालय या अधिकारी को लिखे जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो इसी के साथ मैं घोषणा करता हूं कि हमने संवाद कौशल से जुड़े सभी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सफलतापूर्वक क्रमबद्ध और तथ्यात्मक विश्लेषण पूरा कर लिया। हाँ, आज आपने फीडबैक, शोर और सक्रिय सुनने जैसी अवधारणाओं को समझा। अब अपने अगले मौखिक या लिखित संवाद में ध्यान दें कि क्या आप स्पष्टता बनाए रख रहे हैं या अनजाने में ही सही शोर का कारण बन रहे हैं। इसी चिंतन के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।